गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल डीडी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत चिंतन के बाधक तत्व। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था चिंतन को विकसित करने के उपाय, कि एक व्यक्ति को चिंतनशील बनाने में, एक व्यक्ति की चिंतन शैली को सुदृढ़ता प्रदान करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, एक शिक्षक का क्या दायित्व रहता है कि शिक्षक ही बालक को चिंतनशील बनाता है। तो वह एक बालक को चिंतनशील बनाने में किन किन उपायों का प्रयोग कर सकता है, इसकी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। कि बालक को ज़्यादा से ज़्यादा तर्क करने के लिए वह प्रोत्साहित कर सकता है, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वह प्रोत्साहित कर सकता है, और चिंतन शक्ति उस बालक की ज़्यादा मजबूत हो जाती है जिसकी भाषा अधिक मजबूत होती है, जिसके ज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इन उपायों के माध्यम से हमने कहा था कि चिंतन की प्रक्रिया, समस्या को पहचानना और समस्या का समाधान ढूंढना, यही एक चिंतन की प्रक्रिया है, और यही व्यक्ति को कुछ नया सिखाने की भी प्रक्रिया है। यानी वही व्यक्ति कुछ नया सीख सकता है जिसमें चिंतन करने की कैपेसिटी विद्यमान है, किसी समस्या को समाधान करने की क्षमता विद्यमान है। यदि बालक समस्या का डायरेक्ट समाधान चाहता है बिना विचारे, कि किसी ने, आपने सवाल दिया और उसने किसी दूसरे की में से नकल मार के आगे बढ़ गया, तो वह बालक कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। चिंतन करना ही एक सफलता की कुंजी है। अब बात आती है कि चिंतन की प्रक्रिया में बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं। चिंतन के बाधक तत्व, चिंतन में कौन कौन से तत्व अपनी बाधा डालते हैं। तो सबसे पहला जो तत्व है वह है हमारा पूर्वाग्रह। सबसे पहला जो तत्व है वह कौन सा है? पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह चिंतन में बाधक होता है। क्यों? पूर्वाग्रह, पूर्व आग्रह, यानी कोई समस्या हमारे सामने उपलब्ध हुई, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे अब रीट की वैकेंसी निकली हुई है, पटवारी की वैकेंसी निकली हुई है, या एलडीसी की वैकेंसी निकली हुई है, तो अभी हमारा उद्देश्य है रीट को प्राप्त करना, सफल होना, एग्ज़ाम को फाइट करना। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, दो तरह के व्यक्ति होते हैं कि एक तो वैकेंसी निकली नहीं है, उससे पहले ही तैयारी में लगे हुए हैं कि कभी भी आए हमें तो अपने हथियार तैयार रखने हैं, हमें तो अपनी पढ़ाई पूरी करके रखनी है और हमें रीट क्लियर करनी है, हमें ये एग्ज़ाम फाइट करनी है। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं, अरे समय ही नहीं है, हमारे पास तो समय ही नहीं है, लोग 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं कर पाऊँगा, कैसे करूँगा पढ़ाई, मेरे से तो मुश्किल ही हो पाएगा। तो वो मुश्किल हो पाएगा, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं कि पहले ही सोच लेते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सकारात्मकता और नकारात्मकता व्यक्ति के चिंतन को प्रभावित करती है, व्यक्ति के चिंतन शक्ति को कमज़ोर बनाती है। पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाना। जो व्यक्ति खुले दिमाग से चिंतन करते हैं वह समस्या का हल प्राप्त कर लेते हैं, और जो उसके नकारात्मक पक्ष की ओर चल जाते हैं वह उस समस्या से ही पलायन कर जाते हैं। ये था इसका पहला बाधक तत्व। दूसरा है सुझाव। दूसरा है सुझाव। सुझाव देखिए, सजेशन जिसे हम बोलते हैं, सुझाव भी चिंतन प्रक्रिया में बाधक होते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्ति सुझावानुसार ही चिंतन करता है। देखिए, मैंने ये बताया, जो व्यक्ति अपने डिसीजन स्वयं ले सकता है वह जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति खुद के चिंतन से आगे नहीं बढ़ता है, दूसरों के सजेशन से आगे बढ़ता है, हर बात में, हर छोटी छोटी बात में वह अपने मित्र की सलाह लेता है, अपने पड़ोसी की सलाह लेता है, अपने पेरेंट्स की सलाह लेता है, अपने सहपाठियों की सलाह लेता है, तो वह व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये सब लोग सामाजिक के ऐसे तत्व हैं जो कि आपको वही दिखाएंगे जो वो चाहते हैं। समाज में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हम जो चाहते हैं कि तू क्या चाहता है, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं करना चाहता, मत करे ना, तो
वो ये नहीं कहेंगे कि तू ऐसा कर, इससे तुझे फायदा होगा, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये ऊट पटांग के सजेशन होते हैं, वह चिंतन प्रक्रिया को बाधा पहुंचाते हैं, हमारी सकारात्मक चिंतन को नकारात्मक चिंतन में परिवर्तित कर देते हैं। हम अच्छे विचारों से ग्रसित हो ही नहीं पाते हैं। सार्थक चिंतन के लिए सुझाव नहीं, आत्मनिर्देशन की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को अगर सार्थक चिंतन करना है, सार्थक चिंतन के लिए सुझाव नहीं, बल्कि आत्मनिर्देशन की आवश्यकता होती है। वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से स्पष्ट रखता है। किसी क्षेत्र में उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, वह मजबूत होता है, अपने डिसीजन पर अड़िग होता है, 10 की सलाह नहीं लेता है, क्योंकि वह 10 लोग जो सलाह देंगे, सजेशन प्रदान करेंगे, वह उनके खुद के व्यू है। और व्यक्ति को सफल बनाता है अपना व्यू, अपनी सोच, अपना आत्मनिर्देशन कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और इनसे मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे क्या अर्जित करना है, क्या छोड़ना है, किसको कैसे व्यवस्थित करना है। इस प्रकार सुझाव इसमें चिंतन प्रक्रिया में बाधक होता है। तीसरा है संवेग। तीसरा है संवेग, इमोशंस। इमोशंस एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को कमजोर बनाता है। यह चिंतन प्रक्रिया के विपरीत कार्य करता है, चिंतन पर विपरीत प्रभाव डालता है। संवेगात्मक में मानसिक व्यापारों का गड़बड़ा जाना स्वाभाविक होता है। जो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से कमज़ोर होता है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, उसकी मानसिक क्षमता कैसी होती है, पूरी तरह से कमज़ोर होती है। मेंटली भी वह व्यक्ति क्या होता है, कमज़ोर होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशंस लाइफ में आवश्यक नहीं है। संवेग जीवन में बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति के प्रति अलग अलग सोच, अलग अलग समझ हमारी होती है, लेकिन जब किसी एक के लिए किसी एक क्षेत्र में हमारे संवेग हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, जैसे हम देख लें क्रोध भी एक इमोशंस ही है। प्रेम, जो व्यक्ति प्रेम के वशीभूत होता है वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, वहाँ डिसीजन नहीं ले पाता। जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो जो अर्जुन था वह अपने ही परिवार वालों के विरोध में खड़ा था, और जब उसने अपने पिताश्री पर अपने पितामह पर जब बाण साधा तो उसके हाथ कांपने लगे, उस पर संवेग हावी हो गए, कमज़ोर पड़ गया वह युद्ध में। तब श्री कृष्ण ने एक ही बात कही कि तुम ये केवल मिट्टी मात्र है, तुम आत्मा को नहीं मार रहे हो, तुम अपने कर्म करो, तुम कारण बनाए गए हो, तुम कारण नहीं हो, तुम केवल एक माध्यम बनाए गए हो इस अधर्म का नाश करने के लिए। इसलिए इस विषय में तुम्हें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तब वह जाके युद्ध में विजय प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से कमज़ोर होता है वह मानसिक रूप से भी कमज़ोर होता है, उसकी मानसिक क्रिया भी उस संवेगों से पूरी तरह से प्रभावित होती है। व्यक्ति के संवेगों पर उसका नियंत्रण होना पूरा आवश्यक है। अगला है, ये थे हमारे बाधक तत्व। पहला था हमारा पूर्वाग्रह, दूसरा था सुझाव और तीसरा था हमारा संवेग। अब आता है हमारा अगला टॉपिक। समझ में आ गया होगा
कि पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, किसी दूसरे के सुझाव से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, और संवेगात्मक रूप से कमजोर व्यक्ति भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अब बात आती है हमारी चिंतन कौशल की। चिंतन कौशल में पहला है हमारा अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का वह कौशल संश्लेषण का कार्य करता है। इस कौशल के द्वारा बालक समस्या से संबंधित तत्वों को आपस में जोड़ता है और नए का निर्माण करता है। रचनात्मकता अभिसारी चिंतन के लिए आवश्यक है। अभिसारी चिंतन कौशल क्या करता है? इसमें बालक विभिन्न समस्या से संबंधित तत्वों को एक साथ जोड़ता है, संश्लेषण का कार्य करता है। अभिसारी चिंतन वाला, अभिसारी कौशल वाला क्या करता है? संश्लेषण का कार्य करता है। बालक संश्लेषण यानी जोड़ने का कार्य करता है। कोई भी समस्या उपस्थित हुई है, उससे संबंधित जो सारे तत्व हैं उनको वह कलेक्ट करता है, एकत्रित करता है, और फिर वह उससे समस्या का समाधान निकालता है और किसी नए तत्व का, नए का निर्माण करता है। नए का क्या करता है? निर्माण करता है। नए तत्व का निर्माण करता है। पहले तो वह किसी समस्या, जो समस्या उत्पन्न हुई है उससे संबंधित आंकड़े कलेक्ट करता है। आंकड़ों का कलेक्शन करने के बाद वह उससे संबंधित किसी नए तत्व का निर्माण करता है, नई चीज का निर्माण करता है। अधिकतर रचनात्मक व्यक्तियों में अभिसारी चिंतन कौशल विद्यमान होता है। इसमें आप बिखेरने की कोशिश नहीं करते, इसमें आप कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। दूसरा है हमारा अपसारी चिंतन, डिवर्जेंट। अपसारी चिंतन कौशल, डिवर्जेंट, बिखेरना। चिंतन का यह कौशल विश्लेषण का कार्य करता है। किसका कार्य? विश्लेषण का। जबकि अभिसारी चिंतन कौशल क्या करता है? संश्लेषण का कार्य करता है, और संश्लेषण के द्वारा वह किसी नए तथ्य का निर्माण करता है। जबकि अपसारी चिंतन कौशल वाला व्यक्ति विश्लेषण का कार्य करता है। इस कौशल के द्वारा बालक समस्या से संबंधित तत्वों को अलग अलग करता है और समस्या की मूल तक जाता है। वह उस समस्या के जड़ तक जाने का प्रयास करता है। वह जो समस्या से संबंधित तथ्य उसके पास हैं उनको अलग अलग करने का प्रयास करता है और कहते हैं इसकी जड़ क्या है, ये क्यों उत्पन्न हुई है, वहाँ तक जाने का कार्य कौन करता है? अभिसारी चिंतन कौशल वाला व्यक्ति करता है। जबकि अभिसारी चिंतन कौशल वाला व्यक्ति उस समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करता है और उसका समाधान ढूंढता है कि वास्तव में इसका समाधान क्या हो सकता है। तीसरा है समीक्षात्मक। अपसारी, अभिसारी और समीक्षात्मक। समीक्षा करने का कार्य, अच्छा और बुरा दोनों की समस्या, ये इसमें अच्छा है तो ये बुरा है, ये इस प्रकार उपयोगी है तो ये तत्व इस प्रकार अनुपयोगी है। ऐसी समीक्षा का कार्य यह चिंतन कौशल वाला व्यक्ति कार्य करता है। चिंतन का यह कौशल समीक्षा का कार्य करता है। इस कौशल में बालक अभिसारी और अपसारी चिंतन द्वारा किसी भी कार्य के सही और गलत होने की समीक्षा करता है। इनके द्वारा जो उसने नए का निर्माण किया है, इसके द्वारा जिससे उसने समस्या का समाधान किया है, इन दोनों में समीक्षा का, इन दोनों के साथ समीक्षा का कार्य कौन करता है? समीक्षात्मक कौशल करता है कि आपने जिस नए का निर्माण किया है वह क्या, कितना सही है, कितना गलत है। जिस विश्लेषण आपने किया है, समस्या की मूल तक आप गए हो, समस्या के उत्पन्न होने का कारण जो आपने बताया है वह कितना सही है
और कितना गलत है। इस प्रकार की समीक्षात्मक कौशल के पास होती है। समस्या समाधानात्मक प्रॉब्लम सॉल्विंग चिंतन का समस्या समाधानात्मक चिंतन का समस्या समाधान कौशल अधिगम स्थानांतरण का ही एक रूप है। अधिगम स्थानांतरण का समस्या समाधानात्मक अधिगम स्थानांतरण का ही एक रूप है। अधिगम स्थानांतरण के बारे में जानते हो कि आपने किसी क्षेत्र में अधिगम कर लिया है, किसी क्षेत्र में योग्यता प्राप्त कर ली है। इट मीन्स आपने अगर साइकिल चलाना सीख लिया है और इन फ्यूचर आप यदि बाइक चलाना चाहते हो और वह साइकिल चलाना आपको सहायक होता है तो यह अधिगम स्थानांतरण है। यह सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हुआ कि आपको वहां पर आपके साइकिल चलाने का कौशल काम आ गया, तो यह सकारात्मक स्थानांतरण होगा। और यदि आपका साइकिल चलाने का कौशल वहां पर बाधा डालता है, बाइक चलाने में बाधा डालता है, तो वह नकारात्मक स्थानांतरण होगा। और यदि आपके साइकिल चलाने के कौशल का आपके बाइक चलाने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो वह सहायक होता है और ना ही वह असहायक होता है, बाधक होता है, ना तो सहायक होता है ना बाधक होता है, तो वहाँ शून्य अधिगम स्थानांतरण होता है। तो इसी प्रकार जो समस्या चिंतन का जो ये कौशल है समस्या समाधान का, वह अधिगम स्थानांतरण का ही रूप है कि आपकी चिंतन शैली अगर ऐसी हो गई है कि आप इन फ्यूचर आने वाली समस्याओं के समाधान को वह चिंतन आपका मदद करता है, तो वह अधिगम स्थानांतरण का रूप ले लेता है। अगला है निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग। निर्णय निर्माण चिंतन का यह कौशल डिसीजन मेकिंग, इस कौशल के द्वारा किसी समस्या के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है। आप में यदि निर्णय लेने की कैपेसिटी विद्यमान हो गई है तो आपका यह निर्णय निर्माण का कौशल आप में डेवलप हो गया है। ये 5 कौशल मैंने आपको बताए। अभिसारी कौशल, अपसारी कौशल, समीक्षात्मक कौशल, समस्या समाधान कौशल और निर्णय निर्माण। अभिसारी कौशल में व्यक्ति संश्लेषण का कार्य करता है, समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करता है और किसी नई चीज के निर्माण का प्रयास करता है, किसी नए तथ्य के निर्माण का प्रयास करता है। दूसरा है अपसारी कौशल, इसमें बालक विश्लेषण का कार्य करता है, समस्या के तथ्यों को अलग अलग करने का कार्य करता है और समस्या की मूल तक जाने का, जड़ तक जाने का प्रयास करता है। समीक्षात्मक कौशल, इसमें वह जो डिसीजन लिया है उसकी समीक्षा करने का, जो समाधान उसने प्राप्त किया है उसकी समीक्षा करने का प्रयास करता है। समस्या समाधानात्मक, यह समस्या समाधान अधिगम स्थानांतरण का ही एक रूप होता है। यदि आप में ऐसी शक्ति डेवलप हो गई है कि इन फ्यूचर आने वाली समस्याओं का आप समाधान कर सकते हो सकारात्मक रूप से, तो वह इस कौशल के अंतर्गत आता है। और निर्णय निर्माण के अंतर्गत वह व्यक्ति अपने निर्णय का स्वयं ले सकता है। ये थे चिंतन के कौशल। मैं सोचती हूँ चिंतन के कौशल आपके समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार चिंतन व्यक्ति की सोचने समझने की कैपेसिटी को प्रभावित करता है, किस प्रकार वह समस्या का समाधान निकालने में व्यक्ति की मदद करता है। अब अगला बिंदु आता है हमारा
अधिगमकर्ता को व्यस्त रखने वाले और चिंतन प्रक्रिया का प्रदर्शन करने वाले कार्य और प्रश्न। अधिगमकर्ता को व्यस्त रखने वाले, अधिगमकर्ता कौन है? छात्र। अधिगमकर्ता को व्यस्त रखने वाले, चिंतन कौशल को, प्रक्रिया को प्रदर्शन करने वाले कार्य और प्रश्न। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई कि अभी थोड़ी देर पहले कि एक शिक्षक का दायित्व होता है बालक की चिंतन शक्ति को मजबूती प्रदान करना, या बालक को चिंतनशील बनाने का जो दायित्व है वह किसके ऊपर होता है? शिक्षक के ऊपर होता है। वह इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र की भाषा को विस्तृत करे, भाषात्मक ज्ञान इसका मजबूत करे और ज्ञान क्षेत्र को विस्तृत करे, विस्तार पूर्वक उसे ज्ञान प्रदान करे। तो अब ये बात आती है कि उससे ज़्यादा इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक अक्सर छात्रों से क्या करते रहते हैं? सवाल पूछते रहते हैं। जो विषय वस्तु पढ़ाई है उससे संबंधित वह क्वेश्चन पुटअप करते रहते हैं, जिससे कि छात्र उनका शिक्षण में क्या कर सके? सहयोग कर सके। शिक्षक और छात्र के बीच एक अंतःक्रिया स्थापित हो सके। जब अंतःक्रिया स्थापित होगी तो छात्र अपने आप ही अधिगम कर पाएगा, अपने आप ही उस समस्या से संबंधित चिंतन कर पाएगा। तो सवाल पूछने का अर्थ होता है कि शिक्षक बेहतर सीखने में और अपने छात्रों की मदद कर सकते हैं। एक शिक्षक अपने समय का औसतन 1/3 हिस्सा उस छात्र को प्रदान करता है। अपने पूरी शिक्षण टाइम का मैं 1/3 हिस्सा एक छात्र को देता है सवाल पूछकर। कि सवाल क्यों पूछे जाते हैं? शिक्षक द्वारा सवाल कक्षा में छात्र को विषय वस्तु से जोड़ने के लिए, छात्र का इस विषय से संबंधित चिंतन करने के लिए मजबूर करने के लिए या सहयोग प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछे गए प्रश्नों में से 60 प्रश्न में तथ्यों को दोहराया जाता है और 60% प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनमें से 60% में तथ्यों को जो पढ़ाया जा रहा है, जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसमें उनको दोहराया जाता है। शिक्षक का प्रश्न पूछना इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस तरह के उत्तर और परिणाम पाना चाहते हैं। देखिए, बात ये आती है कि शिक्षक छात्र से प्रश्न तो पूछते हैं, लेकिन शिक्षक का जो प्रश्न होता है, जो किया गया प्रश्न होता है, वह इस बात को स्पष्ट करता है कि शिक्षक छात्रों से क्या चाहते हैं, किस तरह का परिणाम उन्हें चाहिए, कैसे उन्हें छात्र से क्या उम्मीदें हैं। शिक्षक आमतौर पर छात्रों से सवाल पूछते हैं ताकि, क्यों पूछते हैं? जब कोई नया विषय या सामग्री प्रस्तुत की जाती है तो छात्रों को समझने में, यानी कि पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। जब कोई नई विषय वस्तु, कोई नई सामग्री, जब कोई नया विषय या सामग्री प्रस्तुत की जाती है, नया विषय और सामग्री प्रस्तुत की जाती है, जब कोई नया विषय या सामग्री प्रस्तुत की जाती है तो छात्रों का इसे समझने में मदद कर सके। तो क्यों पूछे जाते हैं? छात्रों को इसे जब कोई नया विषय या सामग्री प्रस्तुत की जाती है तो छात्रों को इसे समझने में मदद मिल सके, इसलिए शिक्षक द्वारा छात्रों से क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है, बेहतर ढंग से सोचने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित कर सके। बेहतर ढंग से
सोचने के लिए छात्रों को क्या मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके कि भाई हम आपको ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, आपके कितने समझ में आ रहा है, क्या हम सही हैं। क्योंकि एक छात्र शिक्षक का आईना होता है, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। आईने का मतलब ये है कि हम तो अपने दृष्टिकोण से अपने आप में सही हैं कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, आपको क्या देना चाहते हैं, लेकिन आपकी योग्यता क्या है, आप उसे किस अनुसार ग्रहण कर रहे हो। तो बेहतर ढंग से सोचने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक द्वारा समय समय पर अध्यापन कार्य के दौरान सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा है गलतियां और समस्या। भाई कोई चीज़ है जब तक हम समझेंगे नहीं, हम खुद उसको फेस नहीं करेंगे, तब तक उससे संबंधित ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो गलतियों और समस्याओं को दूर करने के लिए गलतियों और समस्याओं को, अभी मैंने आपसे पूछा कि क्या आपके समझ में आ गया, आपने कहा हाँ मैडम आ गया। लेकिन जब मैंने आपको उससे संबंधित समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कहा तो आपने कहा नीलगटा नील। यानी कि जब तक आप उसको समझोगे नहीं, जब तक आप उससे इंटरेक्शन स्थापित नहीं करोगे, अंदर संबंध नहीं बनाओगे, तब तक आप उसके विषय में आंसर नहीं दे सकते, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते, उसके विषय में जो गलतियां आपके द्वारा की गई हैं उनको नहीं सुधार सकते। अगर आप नकल करते हो, कॉपी करते हो, रटते हो तो वह आपको की चिंतन शक्ति को मजबूत नहीं कर सकता है। छात्रों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, छात्रों की समझ को जान सके। छात्रों की समझ की जांच करने के लिए कि मैंने कहा कि जब तक आप छात्रों से संपर्क स्थापित नहीं करोगे, जब तक उनका सहयोग अपने अध्यापन में नहीं लोगे, जब तक आप उससे सवाल नहीं करोगे, तब तक आप उनकी समझ के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। कौन सा छात्र कैसा है, क्या सोचता है, क्या समझता है, इस विषय में आपको कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। अपने बालकों को की पूरी मानसिकता को जानने के लिए, उनकी विचार शक्ति से परिचित होने के लिए आपको उससे सवाल पूछने ही होंगे। तो ये है कि और ये सब चीज़ें किस लिए होती हैं, अधिगमकर्ता को, छात्र को व्यस्त रखने के लिए, उसकी चिंतन शैली को मजबूत करने के लिए, उससे कैसे सवाल पूछे जाने चाहिए, इस प्रकार से शिक्षक कैसे उसकी चिंतन शैली को मजबूत कर सकता है। आमतौर पर देखा जाता है कि छात्र क्या जानते हैं, छात्र क्या जानते हैं, इसलिए उनकी प्रगति का आकलन करने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का महत्व होता है। प्रश्न कैसे होने चाहिए, छात्रों की चिंतन शैली को विकसित करने वाले होने चाहिए, छात्रों के कौशल को विकसित करने वाले होने चाहिए, छात्रों को अधिक से अधिक सक्रिय बनाने वाले होने चाहिए, छात्रों की समझ के अनुसार होने चाहिए, छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुसार प्रश्न शिक्षक के द्वारा किए जाने चाहिए। जब वह इस प्रकार के प्रश्न छात्रों से करता है तो छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्व शिक्षक का पूरा सहयोग करते हैं। जिस उद्देश्य से उसे अधिगम कराया जा रहा है वह उस उद्देश्य को में सफलता प्राप्त करता है शिक्षक, और शिक्षक के द्वारा छात्रों को आगे पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित तथ्य भी, आगे पढ़ाई जाने वाली, जैसे मुझे कल क्या पढ़ाना है, इससे संबंधित तथ्य की जानकारी भी, इससे संबंधित पूर्व ज्ञान भी छात्रों को हो जाए, इसके लिए ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए। अब इनका 2 लेवल निर्धारित किया गया है, एक तो निम्न लेवल और एक उच्च स्तर पर, एक निम्न स्तर पर और एक उच्च स्तर पर। एक होते हैं प्राइमरी सेक्शन के बच्चे, उनसे हम इतनी चिंतन प्रक्रिया की उम्मीद नहीं कर सकते। प्राइमरी सेक्शन जो होता है, प्ले ग्रुप जिसे बोल सकते हैं, वह केवल रटने की पद्धति पर आधारित होता है। उस समय छात्रों की मानसिकता इस प्रकार विकसित नहीं हुई होती है कि वे आपसे तर्क वितर्क कर सकें या प्रश्न का आंसर दे सकें। आपने जैसे पढ़ाया है वह उसका आंसर वैसे ही
दे सकता है। दूसरा होता है उच्च स्तर। उच्च स्तर में छात्रों की मानसिकता खुली हुई होती है, विस्तृत ज्ञान लिए हुए होते हैं, उनका बौद्धिक रूप से वह पूरी तरह से परिपक्व हो गए होते हैं, तो शिक्षक द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का वह सोच समझकर आंसर दे सकते हैं। वहीं पर उसी दौरान शिक्षक के द्वारा उनकी चिंतन शैली को मजबूती प्रदान की जाती है, उनकी चिंतन शैली को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार अधिगमकर्ता को व्यस्त रखने के लिए शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों की चिंतन शक्ति को मजबूत करने के लिए शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कई छात्र ऐसे क्लास में भी होते हैं जो कि बार बार प्रश्न पूछने पर भी आंसर नहीं देते या बहुत मेहनत करने के बाद भी वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपना सहयोग नहीं देते। तो छात्रों को उत्तर देने के लिए शिक्षक द्वारा कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इसके उपाय भी हम पढ़ेंगे कि कैसे छात्रों को शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार वह छात्रों की हेल्प ले सकता है, छात्रों को सक्रिय बना सकता है। छात्रों को छोटे सवाल पूछे जाने चाहिए। शिक्षक को छात्रों से छोटे छोटे सवाल पूछे जाने चाहिए, ऐसे प्रश्न करने चाहिए जिनका आंसर वह दे सकें, विषय वस्तु सरल होनी चाहिए। इस प्रकार उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रश्नों को बार बार एक ही प्रश्न 2 या 3 किया जाना चाहिए। अगला कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।